ट्विन इंजन टेक-बेस्ड फाइटर या ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शामिल होने से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनकार कर दिया गया है। लद्दाख में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच हुई मारपीट के दौरान चाइना के आर्मर्ड व्हीकल बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे। गगनयान मिशन के पायलट्स को भी इमरजेंसी लैंडिंग की टेक्निक सिखाया जा रहा है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अभी अक्टूबर के महीने तक भारत आने वाले हैं। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी अभी आर्टिकल 370 को इलीगल बताकर इस बात को भी यूनाइटेड नेशन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और इंडियन आर्मी के चीफ असम और अरुणाचल प्रदेश के गश्त पर क्यों गए हुए हैं, साथ ही लद्दाख से लेके काराकोरम पास तक अभी ऑल वेदर रोड को क्यों बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को लेके है। कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा इंडियन एयरफोर्स को गवर्नमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि उनको अभी एडी और नेवी के साथ ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। इससे होगा क्या, इंडियन नेवी के ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा और अगर इंडियन एयरफोर्स में भी इसको इंडक्ट किया जाता है तो इसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जा सकेगा और इसकी यूनिट कॉस्ट इससे काफी कम रहेगी। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहते हैं और बदले में वो सिर्फ तेजस MK2 यानी कि मीडियम वेट फाइटर के ऊपर ही ज्यादा फोकस करने वाले हैं। इन बातों से कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स शायद अभी ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को अपने फ्लीट में कभी भी शामिल नहीं करना चाहता है, क्योंकि मीडियम वेट फाइटर के बाद वो सीधे तौर पर एमका को इंडक्ट करना चाहते हैं। इंडियन एयरफोर्स का ये तर्क है कि ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर और ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर एमका ये दोनों ही लगभग सेम टाइम में सर्विस में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर के बदले एमका ज्यादा सही रहेगा, जबकि नेवी के लिए ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर एक सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। एमका की मार्क 1 वेरिएंट की बात करें तो ये 2030 तक की प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगी और वहीं पर मार्क 2 वेरिएंट की बात करें तो ये 2035 तक तैयार हो सकेगा। लेकिन ये एक 5.5 जनरेशन का फाइटर होने वाला है। यहाँ पर इनिशियली 2030 तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एमका की मार्क 1 स्टैंडर्ड की 2 स्क्वाड्रन के लिए ऑर्डर दिया जाएगा और साथ ही इंडियन एयरफोर्स अभी तेजस मार्क 2 की 6 स्क्वाड्रन को भी खरीदने वाली है और एडिशनल 6 स्क्वाड्रन को 2030 के बाद खरीदने का प्लान किया गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चांसेस ये है कि एडिशनल तेजस MK2 के बदले अगर इंडियन एयरफोर्स चाहे तो यहाँ पर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है, लेकिन ये फैसला 2030 के बाद ही लिया जाएगा। इंजन की बात करें तो अभी इन सभी एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक्स की 414 INS-6 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और बाद में जब हमारी खुद की इंजन बन जाएगी, जिसे अभी रोल्स रॉयस के साथ मिलकर बनाने का प्लान किया जा रहा है, उसके बाद उस नए इंजन को तेजस MK2 और एमका इन दोनों में इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। आप सबको याद होगा जब लद्दाख में भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ रहा था, यानी कि अभी मैं आपको 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, तब कुछ वीडियोज वायरल हुए थे जिसमें इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी के जवानों को पीट रहे थे और वो लोग अपने गाड़ी छोड़ के भाग गए थे। उस वक्त इन वीडियोज के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी कि ये वीडियो कब लिए गए थे और तब इसके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था, चाहे वो भारत हो या फिर चाइना हो। अब इसके बाद जब गलवान वाला हादसा हुआ तो सब कुछ सामने आया और इसमें भी चाइना की तरफ से कितना कैजुअलिटी हुआ था ये खुलकर बताया नहीं गया है। लेकिन अभी कुछ बातें सामने आई है जिसके मुताबिक इसी दौरान जब इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच आमना सामना हुआ था तो चाइना के जो मिलिट्री व्हीकल थे वो बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे और भारत के जवानों के द्वारा किए गए हमले से चाइना के हम्बी आर्मर्ड व्हीकल, जो कि US की हम्बी व्हीकल का एक कॉपी है, ये बुरी तरीके से खराब हो गया था। इनको डोंगफे मोटर की तरफ से बनाया जाता है और रिसेंटली ये बताया जा रहा था कि भारत के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान इस व्हीकल के अंदर मौजूद चाइनीज जवानों की भी मौत हो गई थी और इसमें जाहिर सी बात है कि इस दौरान भारत की तरफ से कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यानी कि आप इस व्हीकल की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इस बात को लेके भी डोंगफे मोटर की कुछ ऑफिसर को भी सस्पेंड किया गया और ये बताया जा रहा है कि उन व्हीकल्स में अभी काफी लो क्वालिटी के स्टील और मेटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। अब ये पहली बार भी नहीं है जब इस कंपनी के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। पहले भी 2009 में J-16 फाइटर जेट के लिए लो क्वालिटी की मटेरियल को सप्लाई करने का आरोप जो था वो इस कंपनी के ऊपर लगाया गया था। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पा रही क्योंकि चाइना मीडिया में ये सब बातें नहीं आने देना चाहता है और अभी ग्लोबल टाइम की तरफ से इस बात को छुपाने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है और अभी ग्लोबल टाइम की तरफ से इस बात को एक अफवाह बताने की कोशिश की जा रही है। अगला अपडेट गगनयान मिशन को लेके है। आप सबको पता होगा कि गगनयान मिशन के लिए
इंडियन एयरफोर्स के पायलट को ट्रेनिंग के लिए रशिया भेजा गया था। अभी फाइनल फेज की ट्रायल के दौरान 4 पायलट्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और ये गगनयान मिशन के दौरान स्पेस में जाने वाले हैं। TNN के रिपोर्ट के मुताबिक रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स और हमारे फ्यूचर एस्ट्रोनॉट को अबनॉर्मल लैंडिंग को लेकर ट्रेनिंग दिया जा रहा था। ये ट्रेनिंग जुलाई में किया गया था, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट को रशिया की ग्लैप्कोमस की तरफ से 3 अलग अलग तरह की अबनॉर्मल लैंडिंग सिनेरियो के बारे में ट्रेनिंग दिया गया था। जून में हमारे सभी एस्ट्रोनॉट को शॉर्ट टर्म वेटलेसनेस की ट्रेनिंग दी गई थी और हमारे सभी एस्ट्रोनॉट ने इसको क्लियर कर दिया था। इन सभी टेस्ट को अभी रशिया के गागारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में किया जा रहा है और आगे भी अभी कुछ और टेस्ट होने वाली है, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट को सेंट्रीफ्यूज और हाइपोबैरिक चैम्बर में ले जाकर ट्रेन किया जाएगा और उसमें उनको G-फोर्स, हाइपोक्सिया और प्रेशर ड्रॉप के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। इन सब ट्रेनिंग को कुछ ही दिनों के अंदर ही शुरू कर दिया जाएगा और रशिया की तरफ से ये इन्फॉर्म भी किया गया है कि हमारे सभी एस्ट्रोनॉट अभी सुरक्षित है और उनकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल सही है और इसको अभी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की ट्रेनिंग आमतौर पर हमारे बॉडी के लिए नई होती है और इसके लिए बहुत ही सावधानी बरती जा रही है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के चीफ अभी हमारे ईस्टर्न बॉर्डर का जायजा लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश के गश्त पर गए हुए हैं। कल वो असम की तेजपुर में पहुंच चुके थे और आज वो वेस्टर्न साइड की बॉर्डर में जाने वाले थे। चाइना के साथ जो तनाव अभी चल रहा है, ऐसे में लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश को भी उतना ही खतरा है, क्योंकि इसी बीच चाइना ने भूटान के कुछ हिस्सों को अपना बताया था, जो कि असम के काफी करीब है। और अगर ये सच है तो चाइना अभी अरुणाचल प्रदेश के भी काफी हिस्से को इनडायरेक्टली अपना क्लेम कर रहा है। अगर हम सिर्फ अभी लद्दाख में फोकस करते हैं तो चाइना यहाँ पर गड़बड़ी करने की कोशिश कर सकता है। वहीं पर लद्दाख में भी अभी इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 35,000 जवानों को लंबे समय तक डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है, जिस वजह से काफी तेजी से बॉर्डर के रोड्स को तैयार किया जा रहा है। इस वजह से BRO के ऊपर अभी काफी सारा दबाव है, क्योंकि उनको अभी वक्त से काफी पहले ही दौलत बेग ओल्डी के साथ साथ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट बॉर्डर रोड्स को कंप्लीट करना है। ये सभी अभी ऑल वेदर रोड बनने वाले हैं, ताकि अगर विंटर में चाइना कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो जल्दी से जल्दी बॉर्डर में ट्रूप्स और हथियार को भेजा जा सकेगा। वहीं पर अभी 35,000 जवानों को भी लद्दाख में परमानेंटली डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है, जिसका मतलब उनके लिए अभी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर लॉजिस्टिक को सप्लाई करना पड़ेगा, जिस वजह से BRO की तरफ से बड़े मशीन को लद्दाख में लिया जा रहा है और उनसे नए रोड्स को जल्दी से बनाया जा रहा है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान की तरफ से है। ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अभी चाइना से कश्मीर इशू को लेकर जल्दी से जल्दी कुछ स्टेप लेने के लिए कहा गया है। अगर आपको याद होगा तो एक दिन पहले ही चाइना और पाकिस्तान साथ मिलकर कश्मीर इशू को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ कुछ क्लोज डोर मीटिंग को कर रहे थे। हालांकि इसका नतीजा क्या निकला ये तो अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यह कहा था कि एक इनफॉर्मल मीटिंग था जिसको रिकॉर्ड तक नहीं किया गया है। अब इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से OIC को भी इसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने भी इसमें पाकिस्तान को इनकार कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने OIC के खिलाफ बगावत करने की धमकी दी थी और वो टर्की, ईरान और मलेशिया को लेकर OIC की एक राइवल संगठन को बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी अभी एक ट्विस्ट आ चुकी है, क्योंकि पिछली बार जब मलेशिया पाकिस्तान के साथ देकर कश्मीर इशू में उनको सपोर्ट कर रहा था, तो तब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर महातिर मोहम्मद मौजूद थे, जो कि काफी एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन सरकार बदलने के बाद मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर यासीन भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, तो अभी मलेशिया भी पाकिस्तान में इसको सपोर्ट नहीं करने वाला है। और हाल ही में ही भारत और मलेशिया के बीच अपने बायलैटरल संपर्क को काफी बेहतर करने के लिए हाई कमिश्नर लेवल में 2 से 3 बार मीटिंग हो चुकी है। लेकिन अभी चाइना की तरफ से खुलकर आर्टिकल 370 को हटाने को लेके विरोध किया जा रहा है और चाइना के मुताबिक भारत की तरफ से जो स्टेप लिया गया था ये इलीगल है और अभी वो इस बात को यूनाइटेड नेशन में उठाने की कोशिश करने वाले हैं और इस बात को अभी चाइनीज मीडिया में काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसी साल के अक्टूबर के महीने तक भारत के गश्त पर आने वाले हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये बताया गया कि भारत और रशिया के बीच इसी दौरान एनुअल बायलैटरल मीटिंग को अरेंज किया जाएगा और साथ ही कुछ और हाई लेवल के डिस्कशन भी इसी दौरान होने वाली है। इसमें एससीओ और ब्रिक्स को लेकर भी बातचीत किया जाएगा, क्योंकि चाइना के साथ चल रही टेंशन की वजह से भारत इस बार एससीओ में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, इस बात को लेकर थोड़ा डाउट है। हालांकि ये जुलाई में होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से अभी इसको अनिश्चित काल तक पोस्टपोन कर दिया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान को लेके है। इस बात को लेके अभी पाकिस्तान को काफी ट्रोल किया जा रहा है।
एएनआई में इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर शोएब अख्तर ने यह बताया है पाकिस्तान की बजट को बढ़ाने के लिए उनको घास तक भी खाना पड़ता है तो वो खाने के लिए राजी हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में आप सबको पहले से ही पता है जो कि इस पिक्चर जैसी है। इसी बीच शोएब अख्तर ने यह प्रस्ताव दिया था कि उनकी देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए और उनकी डिफेंस बजट को सुधारने के लिए सरकार के साथ साथ उनकी लोगों को भी आगे आना चाहिए और उन्होंने इसके बारे में कोई डिसीजन लेने के लिए उनके आर्मी चीफ को भी रिक्वेस्ट किया है। उनके मुताबिक अगर उनकी बजट अभी 20% है तो इसको 60% तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है ये उन्होंने नहीं बताया था। शायद वो अभी घास खाने के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि ऐसा करने से काफी पैसा बच सकता है और शोएब को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि गधे घास खा के आराम से हजम कर सकते हैं, तो फोकट में इनको महंगे खाने जैसे कि टमाटर खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे हमें उनकी खाने पीने की चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, उनको जो अच्छा लगे वो उसको खा सकते हैं और वैसे भी किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। वैसे शोएब अख्तर अपने तरफ से अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने देश के लिए फंड को इकट्ठा करने के लिए भारत के साथ एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच को भी रखने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो बात अलग है कि वो कामयाब नहीं हो पाया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।